Hello my dear friends and students. This video is the second part of third chapter of chemistry subject of 8th standard ICSE board. What is the name of the chapter? The name of the chapter is elements, compounds and mixtures. I have already explained the element, compound and little bit of mixture in part 1 video. For that you can check the I button. In this video I will explain only the mixture part. Students of any board can watch this video and learn from it, as the topics are almost similar in all the boards. Watch the complete video so that you will not skip any topic. This is Hussain. Welcome to our channel. Let's start. Now the today's topic is types of mixtures with example. Actually about mixture I have already explained in the part 1 video. You can check that video. And टाइप ऑफ मिक्सचर विद एग्जांपल्स में होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर आते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर मींस हैविंग सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिनकी डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली है जैसे सॉलिड के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील. ब्रास आपको पता है कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन को ब्रास बोलते हैं. पित्तल जो है, ब्रॉन्ज कांसा जो है कॉपर प्लस टिन का कॉम्बिनेशन. स्टील जो है वो आयरन प्लस कार्बन प्लस मैंगनीज, और स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर, साल्ट प्लस पेपर और चॉक प्लस शुगर. और लिक्विड के केस में अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल देखें तो उसमें है स्पिरिट का सॉल्यूशन पानी के अंदर, दैट इज़ द एग्जांपल अंडर होमोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर. अगर गैसियस में बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है एयर, मींस इसमें ऑल मिक्सचर ऑफ गैसेज आ जाती हैं. हेटेरोजीनियस मिक्सचर की कोई एग्जांपल नहीं है इसके गैसियस के केस में. सॉलिड लिक्विड के केस में होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर और सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर. और अगर सॉलिड गैस के केस में हम होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल देखें उसमें कोई एग्जांपल नहीं होती. हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंडर एग्जांपल होती है सॉलिड गैस केस में स्मोक. और लास्ट जो लिक्विड गैस केस है उसमें होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर एग्जांपल जो है वो है लिक्विड गैस है मींस डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर, घुली हुई हवा एयर वाटर के अंदर. और फिजी ड्रिंक्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. और अगर हम लिक्विड गैस के केस में हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंडर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है मिस्ट, मतलब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्लस एयर. नेक्स्ट टॉपिक है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मीन्स आप कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. आगे क्वेश्चन भी है व्हाई वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की. आंसर यही है कि इसलिए हम सेपरेशन करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग करते हैं कि हमें सी वाटर से क्या मिल सके, कॉमन साल्ट मिल सके, या फिर ऑर्डिनरी वाटर से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, या फिर क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन मिल सके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन का क्या प्रिंसिपल है. अगर आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंपोनेंट्स की डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए, अलग प्रॉपर्टी. उसी प्रॉपर्टी को देख के आप कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के उनको सेपरेट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है कि जैसे सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड और गैस, या लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम गैस, या स्मॉलर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स. और सॉल्युबल सब्सटेंस को आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम इनसॉल्युबल वन. मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है. और इवन हाई मेल्टिंग सॉलिड को आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम लो मेल्टिंग सॉलिड से. और हाई बॉइलिंग लिक्विड को भी आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम लो बॉइलिंग लिक्विड. और एट द एंड जो स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम वीकली एड्जॉर्बिंग सब्सटेंस. So this is the principle of separation. Most important topic of mixture part is methods of separation. ठीक है. पहला मेथड जो है सेपरेशन का वो है सीविंग मेथड. सीविंग मेथड का अगर प्रिंसिपल बताऊं तो उसका है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट्स. मतलब जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल साइज हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्मॉलर बिगर होते हैं. तो इसको अलग करने के लिए हम सीव्स यूज़ करते हैं, छाननी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो सीव से पास होकर नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, जो बिगर पार्टिकल्स है दैट विल रिमेन ऑन द सीव, वो ऊपर रह जाएंगे सीव के ऊपर. इस तरीके से स्मॉलर पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स. तो इसमें अगर एग्जांपल देखो तो यहाँ फाइन सीव्स हम किचन में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द ब्रान फ्रॉम फ्लोर.
मतलब आटे में से अगर सूरा जो होता है उसको सेपरेट करना हो तो आप फाइन सीव्स को यूज़ करते हैं, और अगर बिगर सीव्स यूज़ करते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द स्टोन्स फ्रॉम सैंड। सैंड से स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए बिगर सीव्स यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज है दैट विल सेपरेट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। एग्जांपल है जैसे आयरन को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम सल्फर और चॉक से, ठीक है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक सेपरेशन मशीन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे होपर है, होपर के अंदर मिनरल्स हैं, मिनरल्स में मैग्नेटिक सब्सटेंसेज भी हैं और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज भी हैं। तो ये जब यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक व्हील है, ऊपर रबर है। जब ये मोटर की हेल्प से चलेगा तो क्या होगा, जब मिनरल जो है वो आगे को बढ़ेगा और हीप बना देगा, मतलब ढेर बना देगा। एक तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का अलग ढेर बन जाएगा और मैग्नेटिक सब्सटेंस का अलग बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है गेट अट्रैक्टेड बाय द पोल। ये जो पोल है यहाँ पे मैग्नेटिक व्हील का, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलग से हीप बना दिया, अलग से सेपरेट हो गए, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उन्होंने अलग से हीप बना दिया। इस तरीके से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के। और ये दोनों जो मेथड है, सीविंग मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये दोनों के दोनों सॉलिड मिक्सचर की ही एग्जाम्पल हैं। Now थर्ड सेपरेशन मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आप देख सकते हो सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस है एक्चुअली। इसमें है कि जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं इस सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन प्रोसेस से। और एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि जो भी हमने सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया उसमें सॉलिड हैवी होना चाहिए देन लिक्विड, ठीक है। इसमें एग्जांपल यही है कि अगर हमने समझ लो सैंड को सेपरेट करना है फ्रॉम वाटर या चॉक को सेपरेट करना है फ्रॉम वाटर, वो एग्जांपल्स हैं। समझ लो इस बीकर के अंदर हमने सैंड मिक्स की है वाटर में, तो पहले तो सैंड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। धीरे धीरे क्या होगा, बिकॉज सैंड इज़ हैवी देन लिक्विड, तो सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। वट एवर सेटल डाउन उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं, और प्रोसेस होल प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जो लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड अबव द सेडिमेंट, उसको हम सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं, ठीक है जी। सो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। फिर क्या हुआ कि अब ये जो क्लियर लिक्विड है, सुपरनेटेंट लिक्विड है, इसको हमने डिकेंट करना है फ्रॉम दिस बीकर टू अनदर बीकर। मतलब हमने एक बीकर से दूसरे बीकर में जो क्लियर लिक्विड है उसको डिकेंट करना है, कल पोर करना है या डालना है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। और जब हम डिकेंटेशन करते हैं या क्लियर लिक्विड को हम डालना है जैसे दूसरे बीकर में, तो वी यूज़ ग्लास रोड फॉर दैट पर्पस। ग्लास रोड इसलिए करते हैं कि कहीं सैंड का पार्टिकल भी इसमें मिक्स ना हो जाए। जब ये सब हो गया, इससे क्या हो गया, इससे वाटर अलग हो गया, वाटर को हमने सेपरेट कर दिया फ्रॉम सैंड। तो ये हो गया ऊपर सेडिमेंटेशन प्रोसेस और नीचे हो गया डिकेंटेशन प्रोसेस। और भी डिकेंटेशन प्रोसेस में एग्जांपल है, जैसे अगर इमिसिबल लिक्विड्स हो जैसे ऑयल एंड वाटर, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। आपको पता है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है देन ऑयल, ऑयल लाइटर इन वेट होता है, तो ऑयल जो है वो ऊपर रह जाएगा और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा। फिर हमने क्या करना है, डिकेंटेशन में क्या करेगा, जो ऑयल पार्टिकल्स हैं ऊपर, उनको हमने डिकेंट करना है अनदर वेसल में, एक बीकर से दूसरे बीकर में डालना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। तो एंड में जब ऑयल के पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए तो अलग बीकर में हमारे पास ऑयल आ गया और पहले वाले बीकर में हमारे पास वाटर हो गया। इन दैट वे वी सेपरेट द ऑयल एंड वाटर, जो कि इमिसिबल मिक्सचर्स होते हैं। अब ये मेथड का ऐसा भी है कि ऐसे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स जिनमें सॉलिड लाइटर इन वेट होता है देन लिक्विड, वो उनके लिए ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल है हस्क वाटर, जैसे तूरी और वाटर मिक्सचर, हस्क वाटर मिक्सचर है, ये सूटेबल मेथड नहीं है हस्क वाटर मिक्सचर को सेपरेट करने का, जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है। आगे जो फोर्थ मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में होता है कि अगर आप सेपरेट करना चाहते हो लिक्विड को फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉलिड से, तो फिल्ट्रेशन बेटर मेथड है देन डिकेंटेशन। अब इसमें देखिए, आप ट्राइपॉड स्टैंड आपने लिया है, 3 लेग्स वाला स्टैंड है, उसके ऊपर फनल है, जैसे ये ऐसे करके फनल होती है, आपको पता है, ठीक है, फनल है। उसके ऊपर आपने वाटमैन फिल्टर पेपर 41 यूज़ किया है, जिसका पोर साइज जो है वो 20 to 25 माइक्रोन मीटर होता है। और आपने क्या लिया, इसमें आपने सेपरेट किसको करना है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, सैंड को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। आपने सैंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको पोर किया ऑन द फिल्टर पेपर। बड़े ध्यान से, सीधा नहीं हम फिल्टर पेपर के पोर कर सकते क्योंकि फिल्टर पेपर फट भी सकता है, टेयर भी हो सकता है।
सो हमने ग्लास रोड की हेल्प से उसको पोर किया। और एक ये भी है कि ओवरफिल नहीं करना फिल्टर पेपर, ये ना हो कि ओवरफिल होके साइड में से वो लीक होके नीचे आ जाए, तो वो बड़े ध्यान से रखना है। तो क्या होगा, जब हमने पोर किया तो क्लियर लिक्विड है दैट वी विल कलेक्ट एट द एंड, हम क्लियर लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे फिल्टर पेपर से होता हुआ थ्रू द फनल इट विल कलेक्ट एट द एंड, नीचे जो बीकर है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और वो होगा फिल्ट्रेट। वो क्लियर वाटर को हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो वट एवर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, जो रह गया इनसॉल्युबल सॉलिड रह गया फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है जी। सो ये है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। थर्ड मेथड जो था सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और फोर्थ मेथड जो फिल्ट्रेशन था उसकी एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। नाउ फिफ्थ मेथड जो है उसका नाम है डिसोल्यूशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ये जो मेथड है इसकी एग्जांपल है सॉलिड मिक्सचर्स। ये मेथड जो है ये यूजफुल होता है उन सॉलिड मिक्सचर के लिए जिनमें एक कंपोनेंट जो है वो सॉल्युबल होता है इन चोजन सॉल्वेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो इनसॉल्युबल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, साल्ट और शुगर जो है ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और सैंड, चॉक और सॉडस्ट जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर सल्फर है, सल्फर सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में, ये सॉल्युबल होता है, बल्कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। अगर मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस कैसे है, समझ लो कि मेरे पास बीकर में साल्ट और सैंड का वाटर के अंदर मिक्सचर है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा वार्म किया बीकर को और स्टरिंग की। उससे क्या हुआ कि जो साल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व होने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या हुआ कि जो साल्ट तो डिज़ोल्व हो गया था वाटर में, वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास होके नीचे कलेक्ट हो गया एज फिल्ट्रेट, और जो सैंड पार्टिकल्स थे वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गए एज रेजिड्यू। फिर क्या हुआ कि जो सैंड पार्टिकल्स रह गए हैं उनमें भी कुछ ना कुछ साल्ट लगा होगा, तो मैंने वार्म वाटर फिर से उसमें से पास किया सो डैट वो सैंड जो है वो फ्री फ्रॉम साल्ट पार्टिकल्स हो जाए। तो वो साल्ट अगर उसमें था वो भी निकल के फिल्ट्रेट में कलेक्ट हो गया। फिर अब मेरे पास जो फिल्ट्रेट है वो उसमें क्या है, साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर है। उसको मैंने डिश में लिया, डिश में मैंने फिर उसको हीट किया। हीट से क्या हुआ कि जितना भी वाटर था वो इवेपोरेट हो गया टू ड्राइनेस, और एट द एंड मुझे मिल गया साल्ट मिल गया। वो जो साल्ट है दैट इज़ नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ साल्ट, दैट इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ साल्ट, क्योंकि वो इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ है। डिसोल्यूशन पहले हुआ, उसके बाद हुआ इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस से हमेशा हमें इम्प्योर फॉर्म ऑफ साल्ट मिलता है। प्योर फॉर्म ऑफ साल्ट वी कैन कलेक्ट बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मेरे पास फिल्ट्रेट आ गया, उसमें साल्ट डिज़ोल्व था वाटर में, तो मैंने क्या किया कि उस फिल्ट्रेट को मैंने हीट किया। हीट इतना किया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाए उसका। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसका बन गया तब मैंने क्या किया, उसको वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ है कि उसके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। उसको फिर मैंने अलग से रख दिया कि थोड़ा वो स्लोली कूल हो जाए, और कूल होने के बाद फिर मुझे वाइट क्रिस्टल्स दिखने लगे साल्ट के, और दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। वही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। अगर आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फास्टर और बेटर चाहते हैं तो क्या करना है, जब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना था, जब भी बनता है उसमें आपने जब उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करे हैं उस टाइम आपको स्मॉल क्रिस्टल प्योर सॉलिड के थोड़े डालने पड़ेंगे अगर आप फास्टर और बेटर क्रिस्टलाइजेशन चाहते हैं। ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ देखा है हाउ यू कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। मतलब कैसे हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं, जिसको ब्लू विट्रियोल, ब्लू क्योंकि इसका कलर ब्लू है, विट्रियोल क्योंकि यहाँ पे सल्फेट ग्रुप लगा है, और इसको नीला थोथा भी बोलते हैं ब्लू विट्रियोल को। और ये एक्सपेरिमेंट देखो कैसे हम साल्ट से एक कॉपर सल्फेट के पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स बना सकते हैं। हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, उसमें हम साल्ट डाली जा रहे हैं और जब तक कि वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता। जब डिज़ोल्व हो गया और साल्ट डाल दिया, ऐसे करके काफ़ी साल्ट हमने डिज़ोल्व तब तक किया जब तक हीटिंग से वो डिज़ोल्व हो रहा है। हम ये प्रोसेस करते रहे। उसके बाद हमने क्या किया कि बाद में फिल्ट्रेशन की। इस प्रोसेस के बाद फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, हमें जो साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर एज अ फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा। वो फिल्ट्रेट को हमने इस बाउल में डाला, उसके फर्दर हीटिंग की। फर्दर हीटिंग से क्या हुआ कि जितना भी वाटर था वो इवेपोरेट हो गया और एट द एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया।
ये जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन गया है, इसको फिर हमने हीटिंग स्टॉप कर दी, इसको कूल होने दिया। इस पार्ट में हमने स्मॉल क्रिस्टल्स डालने हैं प्योर सॉलिड के, अगर आप चाहते हो कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर और फास्टर हो। ये डालने के बाद क्या हुआ, बाद में आप देखोगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स आपको एट द एंड मिलेंगे, जो कि टाइम के साथ उनका साइज बढ़ता जाएगा। नाउ सिक्स्थ मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में भी आगे दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल है जैसे शुगर का सोल्यूशन हो वाटर में या साल्ट का सोल्यूशन हो वाटर में। मतलब इसमें हम शुगर जो डिज़ोल्व होती है वाटर में, हम उसको भी अलग कर सकते हैं, वाटर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम साल्ट। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सैंड इन वाटर और चॉक इन वाटर। वाटर को सेपरेट कर सकते हैं सैंड से भी और वाटर को चॉक से भी सेपरेट कर सकते हैं। और इवन थर्ड एग्जांपल है, अगर समझ लो हमने साल्ट, शुगर या सैंड तीनों को वाटर में डाला है, फिर भी हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम साल्ट, शुगर और सैंड में। अब डिस्टिलेशन असेंबली देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इन्होंने बंसन बर्नर लगाया है, इसकी जगह आप हीटिंग मेटल भी लगा सकते हो। और यहाँ पे बाउल है और यहाँ पे DF मतलब डिस्टिलेशन फ्लास्क है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के बाउल के बीच में सैंड बाथ है। वाई वी ऐड सैंड बाथ? सैंड बाथ क्या का पर्पस क्या होता है कि जब हीटिंग करते हैं तो सैंड बाथ जो है वो यूनिफॉर्म हीट जो है स्प्रेड करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है और टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो वहाँ से हीटिंग हुई और आप देख सकते हो यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है और ये आगे कंडेंसर है जिसको लिबिक कंडेंसर भी बोलते हैं। इधर से वाटर अंदर जा रहा है, इधर से वाटर बाहर आ रहा है और एट द एंड जो हमें जहाँ पे मेन हम कलेक्ट करेंगे वो उसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। और अभी प्रोसेस कैसे हुआ, इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे एग्जांपल अभी मैं समझ लो शुगर डिज़ोल्व इन वाटर हो गया, तो जब वाटर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर से हमें टेम्परेचर पता लग जाएगा। जब हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में। पहला होता है इवेपोरेशन, सेकंड होता है कंडेंसेशन। अभी जब 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया वाटर, तो वाटर इट जस्ट स्टार्ट इवेपोरेटिंग, वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वेपर्स जो हैं अभी ये कंडेंसर के अंदरली जो पाइप है वहाँ से पास हो रहे हैं। जब वो पास हो रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ से उसके ऑल अराउंड वाटर अंदर जा रहा है और इधर से वाटर आउट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अंदर वाली जो पाइप है लिबिक कंडेंसर की, वो उसका सरफेस ठंडा हो गया है। एंड देन व्हेन दैट वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट कूल सरफेस, जब वो वाटर वेपर वो कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वाटर चेंजेस इनटू लिक्विड, वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे बेंड लगा हुआ है, यहाँ पे फिर वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम डिस्टिलेट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया डिस्टिलेशन मेथड। और आगे है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के अंदर हम लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, और वो भी वो लिक्विड मिक्सचर्स को जो एक दूसरे में मिसिबल हो, घुले हुए हों। और इसका प्रिंसिपल यही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं ये कैसे सेपरेट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट में उनमें डिफरेंस होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर इसकी मैं बताऊँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इसमें जैसे इथाइल अल्कोहल इन वाटर, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही अगर दो और मिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे बेंजीन और टोलुइन आपस में मिसिबल है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है और टोलुइन का 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को भी हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम क्रूड ऑयल, ठीक है। अब इसमें डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में एक डिफरेंस क्या है, बाकी सारी असेंबली सेम है, बस यहाँ पे ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके ऊपर एक कॉलम लगा हुआ है जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, यही एक डिफरेंस है। और बाकी आगे लिबिक कंडेंसर वैसे ही एज सच लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल इन वाटर। आपको पता होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होगी तो पहले इथाइल अल्कोहल वेपर में चेंज होगा और वाटर तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम पहुँचेंगे तब जाके वो अपना
जो है स्टेट चेंज करेगा। अब देखिए जैसे हमने हीटिंग की तो इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे थर्मोमीटर ऊपर लगा होगा तो वहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर पे पहुँच गए तो इथाइल अल्कोहल स्टार्ट्स वेपोरेटिंग वेपोरेशन प्रोसेस से, तो वो यहाँ से पास होके क्या होगा, जैसे यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँच के ऊपर वाला हिस्सा जो है थोड़ा ठंडा है, वहाँ पे कंडेंस होके फिर वो ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा, फिर दोबारा वो हीट होगा, फिर समझ लो ऊपर जाके फिर वेपर जो है वो कंडेंस होके लिक्विड बन गया, लिक्विड फिर दोबारा नीचे गिरा, 3-4 बार ऐसे प्रोसेस हुआ और एट द एंड जो है वो वेपर्स कंडेंसर में पहुंचे, कंडेंसर से वो एट द एंड रिसीवर में कलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से वो जो ऊपर जा रहा है अब इथाइल अल्कोहल, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, मतलब वो मोर वोलेटाइल लिक्विड है, वो मोर वोलेटाइल है, मतलब लोअर बॉइलिंग पॉइंट है उसका। तो वो एट द एंड जब सारा का सारा इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस तक सारा का सारा कलेक्ट हो गया रिसीवर में, उसके बाद क्या होगा, फिर बाद में वाटर का टेम्परेचर राइज होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, फिर वो जो लेस वोलेटाइल लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, वो किसका है, वाटर का, वो फिर होगा। वैसे ये करने की जरूरत नहीं, हमने सेपरेट ही करना था। एट द एंड हमें हमारे पास रिसीवर में इथाइल अल्कोहल कलेक्ट हो गया है, वो सेपरेट हो गया है फ्रॉम वाटर, और ये जो रिसीवर में हमें मिला जो लिक्विड मिला, अब मैं कहता हूँ जैसे हमने बॉयल किया मिक्सचर को, मिक्सिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को बॉयल किया एट डिफरेंट टेम्परेचर, और उसमें जो लिक्विड मिलता है उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, इसके केस में फ्रैक्शंस, और जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उसको हम फ्रैक्शनेशन भी बोलते हैं। नाउ 8th मेथड इज यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। अब इस मेथड में और 7th मेथड जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी यही है कि दोनों जो मेथड्स हैं उनमें एग्जांपल है लिक्विड मिक्सचर्स की, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो मिसिबल लिक्विड्स उनको सेपरेट करते थे, इस केस में हम दो इमिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में नहीं घुलते उनको सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर हमने ऑयल को सेपरेट करना हो फ्रॉम वाटर, या बेंजीन को सेपरेट करना हो, या टोलुइन को सेपरेट करना हो फ्रॉम वाटर, या ईथर को सेपरेट करना हो फ्रॉम वाटर। यहाँ पे आप असेंबली देखिए, ये एक सेपरेटिंग फनल है, नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखी है, इस सेपरेटिंग फनल के अंदर मिक्सचर डाला है ऑयल और वाटर का। आपको पता है ऑयल जो है लाइटर इन वेट होता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर नीचे है ऑयल ऊपर है। तो यहाँ पे स्टॉप कॉक लगी है, आपने नीचे कॉनिकल फ्लास्क रख लेनी है। स्टॉप कॉक को जब ओपन करोगे तो बड़े केयरफुली ध्यान से वाटर को आपने इसमें जाने देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होने देना है। जब वाटर कलेक्ट हो जाएगा बाद में स्टॉप कॉक को आपने क्लोज कर देना है, फिर रिप्लेस कर देना है, अलग नया आपने कॉनिकल फ्लास्क रख के फिर ऑयल को कलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। 9th मेथड जो है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड आपको पता है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू वेपर, मतलब इट स्किप द लिक्विड पार्ट, लिक्विड में नहीं चेंज होता, सीधा सॉलिड वेपर में, और वेपर जब कंडेंस होते हैं सीधा ही सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, वो सब्लिमेशन है। एग्जाम्पल जैसे इसमें अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन, ये सारे सब्लिमेशन करते हैं। इसमें हम अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर या आयोडीन को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम साल्ट, सैंड और चॉक। और यहाँ पे अगर मैं असेंबली की बात करूँ, यहाँ पे हमने जिसको सेपरेट करना है वो है, जैसे मिक्सचर है इसके अंदर, नीचे आपने बंसन बर्नर कर दिया, रख लिया, और उसके ऊपर चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर मिक्सचर है आयोडीन का और साल्ट का। आयोडीन जो है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है और साल्ट नॉर्मल है। और चाइना डिश में मिक्सचर है आयोडीन और साल्ट का, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड उल्टी रखी हुई है वो फनल रखी है, और फनल के ऊपर ही हमने टेस्ट ट्यूब को भी उल्टा रखा है, और फनल के ऊपर हमने ये फनल की बैक साइड है वहाँ पे कॉटन को लूजली प्लग किया है। जब हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे क्या होगा कि जो साल्ट है वो तो यहीं पे हीट होता होता ब्लैक रेसिड्यू बन जाएगा, बाकी जो आयोडीन है इट चेंज इट्स स्टेट, ये सॉलिड से सीधा ही वेपर स्टेट में चली जाएगी। और वेपर स्टेट जब आपको पता है हीटिंग तो नीचे हो रही है, ऊपर थोड़ा हो रही है, वेपर जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर कूल सरफेस के कांटेक्ट में आके वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके सीधा ही वेपर्स पहले तो सॉलिड वेपर में चेंज हुआ और फिर वेपर कंडेंस होके सीधा ही सॉलिड में चेंज होंगे। और वो सॉलिड जो है ये आप देख सकते हो कि फनल के इनसाइड अंदर की साइड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया सॉलिड, और इवन कॉटन प्लग से पास होते हुए ये टेस्ट ट्यूब की अंदरली साइड पे भी वो जो आयोडीन था वो जब कंडेंस हुआ, वेपर जो उसके कंडेंस हुए तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। इसको बाद में हम स्क्रैच करके आयोडीन को निकाल सकते हैं। तो दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस जिसमें हमने आयोडीन को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द साल्ट। लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है?
इसमें हम दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन सेपरेट टू और मोर सॉलिड्स फ्रॉम वन अनदर। कंडीशन यही होनी चाहिए कि दोनों सॉलिड्स सॉल्युबल होने चाहिए सेम सॉल्वेंट में, तो हम दोनों सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। सॉल्वेंट की एग्जांपल है जैसे वाटर भी हम ले सकते हैं, अल्कोहल, एसीटोन या मिक्सचर ऑफ 2-3 सॉल्वेंट्स भी हो सकता है। ये क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है इसका प्रिंसिपल क्या है? एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे ये सरफेस फिनोमिना है। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है? अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, इसमें एग्जांपल है जैसे नेचुरल वाटर के अंदर डिजॉल्व एयर वो एब्जॉर्ब है, यूनिफॉर्मली अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे ही फिजी ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एब्जॉर्ब है, ठीक है। पर ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रिंसिपल है एड्जॉर्प्शन, मतलब ये सरफेस फिनोमिना है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो जैसे डाई जो होती है ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर के सरफेस में जो डाई लगी होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल है। अब इसमें अगर एक बात कहें, जैसे इसमें एक टर्म आती है एड्जॉर्बेट और दूसरी होती है एड्जॉर्बेंट। याद रखना, जैसे हमने डाई की एग्जांपल दी, डाई जो है वो चीज़ मूव करती है, मोबाइल फेस है। एड्जॉर्बेट की एग्जांपल जैसे डाई बोली, एड्जॉर्बेट को मोबाइल फेस भी बोलते हैं, जो चीज़ मूव कर जाए। और एड्जॉर्बेंट जो होता है जैसे फाइबर, वो मूव नहीं करता, वो स्टेशनरी रहता है, तो एड्जॉर्बेंट को हम स्टेशनरी फेस भी बोलते हैं। जो चीज़ मूव नहीं करती वो स्टेशनरी फेस है जिसको एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, और जो चीज़ मूव करती है उसको एड्जॉर्बेट भी बोलते हैं और मोबाइल फेस भी बोलते हैं। नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी मेथड में जो एड्जॉर्बेंट हम यूज़ करते हैं वो सेलुलोस होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है। इस मेथड में हमने मेन जो फोकस है हमारा वो मेथड का है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं वो सेलुलोस ही कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग पेपर। मतलब ब्लोटिंग पेपर वो ऐसा होता है कि जो इंक को सोख ले, ठीक है। और या फिर स्पेशलाइज्ड हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं एड्जॉर्बेंट के एग्जांपल में। अगर या तो हम सेलुलोस यूज़ कर लें इन द फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर स्पेशलाइज्ड, या फिर हम फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटमैन 41। और अगर हम इसकी वर्किंग देखें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, आप देख सकते हो कि ये जार है, जार के अंदर सॉल्वेंट फिल किया है, पूरा नहीं फिल किया, थोड़ा सा फिल किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हैंग किया हुआ है, हमने कट किया था पेपर, ये ब्लॉटिंग पेपर है या कह लो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, उसको उस हिसाब से कट करके हमने हैंग किया है। हैंग करने से पहले हमने क्या किया, जो नीचे वाला एंड है उसके 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमने ग्रीन इंक की स्पॉट लगाई है, ठीक है। और फिर हमने उसको हैंग किया। हैंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसका जो नीचे वाला एंड है वो थोड़ा सा डिप होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये सॉल्वेंट के, ये लिखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी हमने 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि ये जो स्पॉट है ये मूव करना शुरू हो गया है, वो मूव करना शुरू हो गया और एक जगह पे आके इस स्पॉट, ये स्पॉट जो है ग्रीन स्पॉट, वो सेपरेट होके 2 अलग स्पॉट्स में चेंज हो गया। एक येलो कलर स्पॉट बन गया और एक ब्लू कलर स्पॉट बन गया। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जो जैसे आपको इतना इसमें आप अगर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एड्जॉर्बेंट कौन सा है और एड्जॉर्बेट कौन सा है, एड्जॉर्बेट कौन सा है और एड्जॉर्बेंट कौन सा है। एड्जॉर्बेंट क्या है? स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे जो पेपर है यहाँ पे यूज़ किया, ब्लोटिंग पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर, वो यहाँ पे एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, जो कि सेलुलोस की फॉर्म में हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे एड्जॉर्बेट कौन सा है? एड्जॉर्बेट है जो ग्रीन इंक स्पॉट जो है, और वो अपने आप नहीं मूव की। जब ये पेपर डिप हुआ है, सॉल्वेंट जब इस पेपर ने एब्जॉर्ब किया सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है। जैसे जैसे सॉल्वेंट जो है वो ऊपर ऊपर मूव कर रहा है, वो साथ साथ ग्रीन स्पॉट को भी ऊपर ऊपर खींची जा रहा है। तो यहाँ पे जो एड्जॉर्बेट है वो ग्रीनिंग स्पॉट है प्लस सॉल्वेंट है। तो ये दोनों कह लो कि ग्रीनिंग स्पॉट और जो सॉल्वेंट है वो एड्जॉर्बेट है, जिसको हम मोबाइल फेस भी बोलते हैं। और जो यहाँ पे पेपर है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, वो एड्जॉर्बेंट है जिसको स्टेशनरी फेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या मतलब कैसे सेपरेट हो गए ग्रीन स्पॉट, कैसे येलो और ब्लू स्पॉट में चेंज हो गया? एटलीस्ट द थिंग इज यहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो कि प्रिंसिपल है वो फॉलो हुआ है। समझ लो कि यहाँ पे जो जिसकी एड्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, जिसकी एड्जॉर्बिंग पावर कम है या वीक एड्जॉर्बिंग पावर है वो ज़्यादा मूव करेगा। तो यहाँ पे कह लो
ग्रीन इंक स्पोर्ट यहाँ पे था, जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि ग्रीन के अंदर 2 स्पोर्ट्स थे, वो हमें पहले नहीं पता थे, पर उन दोनों में एक की एड्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा थी। तो एड्जॉर्बिंग पावर किसके साथ ज़्यादा थी? पेपर के साथ। वो यहाँ पे एड्जॉर्ब होने लगा और कम मूव हुआ, ठीक है। और जिसकी एड्जॉर्बिंग पावर कम थी, लूज था, वो ज़्यादा दूर चला गया और ऊपर तक चला गया। इस तरीके से जो उसके अंदर 2 और कलर्स थे, पिगमेंट्स थे, वो इस तरीके से सेपरेट आउट हो गए, ठीक है जी। इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। और आगे क्रोमेटोग्राम है। क्रोमेटोग्राम का मतलब होता है जो एरे ऑफ कलर्स आपको दिखाई दिए ऑन द क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है जैसे GLC है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और HPLC मींस हाई प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मेन यही है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये आप समझ गए होंगे। लास्ट में है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की एग्जांपल्स। फर्स्ट देखिए, जैसे सैंड वाटर मिक्सचर जो है, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इसको हम फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं और डिस्टिलेशन से भी। फिर साल्ट सॉल्यूशन, उसको हम डिस्टिलेशन से आराम से सेपरेट कर सकते हैं। साल्ट सैंड मिक्सचर, इसको हम डिसोल्यूशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन से आसानी से इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ है शुगर चॉक मिक्सचर, इसको हम डिसोल्यूशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आयरन फिलिंग्स एंड सॉडस्ट, इसको तो इस मिक्सचर को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं। आयरन फिलिंग्स सल्फर मिक्सचर, इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से भी कर सकते हैं और इवन डिसोल्यूशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। फिर है कार्बन सल्फर मिक्सचर, इसको डिसोल्यूशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वाटर ऑयल मिक्सचर, इसको हम सेपरेटिंग फनल मेथड से यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बेंजीन टॉलोइन मिक्सचर, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इंक मिक्सचर, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। और सॉल्ट सैंड सल्फर मिक्सचर, इसमें हम ऐसा करेंगे, सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व होता है, पहले इसको डिजोल्व कर लेंगे, फिर सल्फर डिजोल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करके सैंड अलग से निकल गई। फिर लास्ट है कार्बन सल्फर नाइटर मिक्सचर, इसमें भी हम जो नाइटर है पोटाशियम नाइट्रेट, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, पहले इसको सॉल्युबल कर दिया, अलग से सेपरेट कर दिया। फिर सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्युबल होता है, उसको अलग कर दिया और कार्बन अलग हो गया। सो ये गन पाउडर का मिक्सचर है, कार्बन सल्फर पोटाशियम नाइट्रेट मिक्सचर गन पाउडर। लास्ट हम डिफरेंस अगर जाने कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, पहला तो है मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। सेकेंड, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो शो करते हैं देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे डू नॉट शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। और लास्ट अगर डिफरेंस देखें तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मेथड डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पर कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। That's it for today. This is the second part of element compound and mixture chapter. फर्स्ट पार्ट के लिए आप ऊपर आई बटन है वहाँ प्रेस करिए, आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन प्लीज़ लेट मी नो। If you like the video then share it to your classmates, class fellows and even the friends from different schools having different boards. It will be very helpful. Those who have not subscribed my channel, please subscribe it and press the ring bell so that you will get the notification of my new videos. Thank you for watching. Take care.